नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 के जो विज्ञान विषय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपकी हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी बुक्स के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और इसमें से जो है आपके जो जिले हैं उनमें जो है आपका पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पार्ट है 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इसमें से इस तरह का पूछा जाता है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। यानी कि यहाँ पर केल्विन में जो है तापमान दे रखा है, उसको आपको जो है किसमें डिग्री सेल्सियस में जो है आपको बदलना है। तो सिंपली बदलने के लिए क्या करते हैं हम कि जो केल्विन दे रखा है उसमें से 273 को माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो डिग्री सेल्सियस में आता है। तो देखिए, 300 केल्विन दे रखा है, तो 300 केल्विन में से हम 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है इसका सेल्सियस में तापमान आएगा। उसी तरह से 573 केल्विन में से जब हम 273 जो है माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका जो है तापमान आएगा। अब इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेल्सियस में तापमान देगा और केल्विन में आपसे तापमान पूछा जा सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम 273 को प्लस कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे इसमें से क्या पूछा जाता है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इस तरह का देखिए, ये 6-7 क्वेश्चन है इस कारण पूछने वाले क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर करना। इनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है आपके जरूर आएंगे। अगला है हमारा कि गर्मियों में घड़े का जल जो है ठंडा क्यों होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो घड़ा जो होता है उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो उनकी वजह से जो है वो जो अंदर का जो जल है घड़े की सतह पर जो है आ जाता है, और जिसके वाष्पन के लिए उष्मा घड़े के जल और आसपास के वातावरण से जो है ली जाती है। इससे आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है और इससे घड़े का जल जो है ठंडा रहता है। हम यहाँ पर देखिए ज़्यादा सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम आपको जो है इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम बताएंगे और सॉल्यूशन भी हमने साथ में ले रखे हैं और इसकी पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये सारा मिल जाएगा। और या फिर आपकी जो गाइड है, कोई सी भी गाइड हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे, वहाँ पर आप टिक मार्क करके इनको जो है पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली जो है ठंडी क्यों हो जाती है। तो ये इसका आंसर है, कारण लिखा हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी जो है क्यों पी लेते हैं। इसके बाद एक है कि गर्मियों में हमें किस तरह के जो है कपड़े पहनने चाहिए। ये सब में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। देखिए, इसका कारण क्या है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। यानी कि गर्मियों में हमें जो है सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जो है जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से जो है वाष्पीकृत हो जाता है। इससे हमारे शरीर को जो है शीतलता मिलती है, यानी कि ठंडाई आती है। अगला है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इत्र की गंध जो है दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो ये इसका जो आंसर है ये इस वजह से पहुंच जाती है क्योंकि इत्र की गंध बहुत दूर पहुंच जाती है, क्योंकि गंध या महक के जो कण होते हैं अपने आप ही जो है वायु के कणों में विसरित होकर दूर दूर तक फैल जाते हैं और फिर ये जो है हमारी नाक के द्वारा हमारे अंदर आते हैं और हमें उसकी खुशबू का एहसास होता है। इसके बाद अगला दो क्वेश्चन है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारी जो है कमरे के ताप पर ठोस है, ये जो है कारण दे। अब इनमें से देखिए, इतने सारे जो क्वेश्चन हमने करे इनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो ये सारे जो कारण वाले क्वेश्चन है उनको आप जरूर करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में जो है परिवर्तित हो जाता है, और इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो है सतही क्षेत्र, एक है तापमान, एक है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और एक है वायु की गति। तो इस तरह से आप इसके जो है आंसर कर लेना। अगला पार्ट है हमारे पास कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है। तो देखिए, पीतल जिंक जो कि लगभग 30% होता है और कॉपर लगभग 70% का जो है समांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें
यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, यौगिक वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से जो है बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि विलायक तथा विलेय को जो है परिभाषित कीजिए। तो विलायक क्या होता है कि किसी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलेय से जो है अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जैसे मान लो हमने पानी लिया एक गिलास में, ठीक है, उस पानी में जो है हमने थोड़ा सा नमक मिलाया। अब यहाँ पर जो पानी है जिसकी मात्रा ज्यादा है वो तो विलायक होगा, और जो नमक है जिसकी मात्रा कम है वो क्या होगा? विलेय होगा। उसी तरह से विलेय की बात करें तो विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। जैसे नमक, जैसे पानी में नमक का मिश्रण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। इसके बाद जो है हमारे पास अगला पार्ट है परमाणु एवं अणु। इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, ये आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए ये क्या होता है कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम आयन है यानी कि NH4+ है, कार्बोनेट आयन है यानी कि CO3 का होल ट्वाइस माइनस है। इसके बाद देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी कि जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इन सब के आपको सूत्र जो है याद करने हैं। यहाँ इन्होंने बना रखे, बनाना आप कोई जरूरी नहीं कि बनाना आप आए, आप डायरेक्ट इसको जो है याद कर लेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। इस तरह से आपको ये फॉर्मूले भी जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके रासायनिक संयोजन के नियम है जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और एक है स्थिर अनुपात का नियम। दोनों ही नियम आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद कर लेना। इसके बाद जो है अगला पार्ट है हमारा जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ पर देखिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर कोई दूसरा भी पार्ट सिलेबस में है तो आप उसको जो है अपनी तरह से कर लेना। इसमें है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका जो आंसर ये है, कर लेना आप। इसके बाद है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो इसका ये आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में जो है अंतर भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करो, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है। इसके बाद अगला है हमारा कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजलीघर है और क्यों। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजलीघर क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये इसका आंसर है, इसको करेंगे आप। इसके बाद केंद्र के कोई 4 कार्य या 2 कार्य या 3 कार्य आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा गति। इसमें देखिए पहला है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये देखिए ओडोमीटर से जो है मापी जाती है। इसके बाद एक गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखकर उन्हें परिभाषित करो, तो गतियों की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे रेखीय गति है, वृत्तीय गति है या दोलनी गति है। इसके बाद अगला पार्ट है बल तथा गति के नियम। इसमें देखिए आपसे एक ये पूछा जा सकता है कि पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर भी कुछ पत्तियां जड़ जाती हैं, क्यों, ठीक है। इसके बाद अगला है, या हम इसका कारण देखना चाहे तो देख सकते हैं कि पेड़ की शाखा तथा पत्तियां विराम अवस्था में रहती हैं। जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाते हैं तब शाखा तो तुरंत गति की स्थिति में आ जाती है, परंतु उससे जुड़ी जो पत्तियां हैं वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती है, जिस कारण शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जो है जड़ जाती हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। देखिए ये तो हमारे व्यवहारिक में है कि अगर जैसे मान लो हम खड़े हैं बस में और अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हम जो है आगे की ओर जो है झुक जाते हैं, और अगर मान लो कि हम खड़े हैं और बस अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर जो है झुक जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि ऐसा जड़त्व के कारण होता है,
जब हम गतिशील बस में सफर कर रहे होते हैं तब हमारा शरीर भी जो है बस के साथ उसी वेग से गति कर रहा होता है। जब बस अचानक रुकती है तब हमारे पैर जो बस के फर्श के संपर्क में थे तुरंत जो है विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो है गतिज जड़त्व के कारण इसका विरोध करता है और हम आगे की ओर जो है झुक जाते हैं। इसके विपरीत जब कोई बस जो है विराम अवस्था से गतिशील होती है तो हमारे जो पैर हैं जो बस के संपर्क में रहते हैं बस के साथ ही गति में आ जाते हैं, परंतु हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग है स्थिर जड़त्व के कारण इस गति का जो है विरोध करता है और इस कारण जो है हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद अगला है कि जब किसी छड़ से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के जो कण हैं वो बाहर आ जाते हैं, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है। इसके बाद है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ये भी आपसे जो है पूछा जाता है, इसको भी आप याद करेंगे। इसके बाद अगला है कि न्यूटन की गति के नियमों को दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए समझाइए। द्वितीय नियम के आधार पर बल, द्रव्यमान एवं त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि न्यूटन के जो गति के तीनों नियम है उनकी परिभाषाएं आपको जो है याद होनी चाहिए और उनके उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए, तो आप कर लेना इनको याद। इसके बाद देखिए ये सब, इसके बाद अगला पार्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है, तो ये इसका आंसर आप कर लेना। इसके बाद है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, और अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी वाहनों के पहियों के जो टायर है वो काफी चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करना। अगला है कि लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता रहता है क्यों, ठीक है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद है आपका अगला पार्ट है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का जो है उपयोग किया जाता है और क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खेतों में खाद तथा उर्वरक का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है। इसके बाद है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं, ये भी आप जरूर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भंडार गृहों में अनाज की जो हानि है वो कैसे होती है, ये भी आप करेंगे। और इसके बाद है संकरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसको भी आप करना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद है कि खाद क्या है, यह कितने प्रकार की जो है होती है। और लास्ट क्वेश्चन है सिंचाई से क्या आशय है, सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपकी जो है हाफ ईयरली के लिए लगभग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन सभी पार्टों का हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय मिलता है तो आप अदर क्वेश्चन भी जो है कर सकते हैं और इनको जरूर आप करके जाए क्योंकि इनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। यहाँ पर हालांकि हमने इनके सॉल्यूशन की जो है बात कम करी क्योंकि सॉल्यूशन तो आपने सबको ने कर लिया होगा। आप जो है इन क्वेश्चन को जो है टिक मार्क कर ले और हम इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आप इसको जो है आसानी से जो है देखकर आपकी गाइड में टिक मार्क करके आप उनको जो है याद कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।